Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter of your footprint without feed book. This is in the syllabus of 10th class in English. And the name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. And this is the 6th chapter of from your book. In this chapter, we will study how Richard Abright, who was a great scientist, how he became the scientist. What thing make him a scientist? Means the scientists are the common person, but what thing particular they are having, how the lifestyle they are having, how the curiosity they are having. Firstly, we will discuss that who was the Richard Abright. As we know that Richard Abright was a great scientist and he has received the Cyril Scholar Award and the Shearing-Plough Award for Biochemistry and the Molecular Biology. It has his fascination for butterfly that opened the world of science to him. मीन्स रिचर्ड एब्राइट जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें बहुत सारे प्रेशियस अवार्ड मिले हैं। और वो अवार्ड क्यों मिले हैं? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई में था और जो उन्हें साइंस की तरफ लीड करता था। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड देन ही वाज इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाई। जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, सभी बच्चे फैसिनेटेड होते हैं बटरफ्लाई के लिए। क्यों फैसिनेटेड होते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट शेड इन इट्स विंग। बहुत सारे शेड्स होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या पिकलर है, मतलब क्या है गॉड का क्रिएशन, उसने इतना कलर्स उसको दिए हैं। और कोई भी बटरफ्लाई सेम नहीं दिखती, सबका डिज़ाइन पैटर्न डिफरेंट होता है, कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है। ये सारी चीज़ें उनको उनकी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। और ये उनका फैसिनेशन, उसकी क्यूरियोसिटी, उसको जानने की क्यूरियोसिटी जो थी, वो उनको लीड करती है टू मेक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनाने के लिए। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cell work. अब यहाँ हमें क्या बता रहे हैं राइटर? जब 22 की एज थी, किसकी 22 की एज थी? रिचर्ड एब्राइट की एज 22 थी, जब वो एक फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर के लिए एक्साइटेड थे। ये जो है उनका एक्साइटमेंट जो है साइंटिफिक वर्ड की तरफ था, एक न्यू थ्योरी के लिए। वो अपनी एक न्यू थ्योरी शो करने जा रहे थे, हाउ सेल वर्क। मीन्स 22 की एज में रिचर्ड एब्राइट इतने आगे निकल चुके थे साइंस के फील्ड में कि वो अपनी थ्योरी शो करने जा रहे थे कि सेल जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल सेल आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। वहाँ पर सेल सेल जो है हमारी बॉडी का सबसे छोटा वो होता है, एक ये समझ लीजिए ब्रिक होती है, उससे बनकर हमारी जो है ऑर्गन्स बनते हैं। तो वो उसके पैटर्न को अपने साइंस से प्रूव करने जा रहे थे। Richard H. Abright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Proceeding of a National Academy of Science or is a journal of the United States of America. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक ये बहुत बड़ा जर्नल था, एक बुक थी। तो उसके में क्या हुआ था कि रिचर्ड एब्राइट और जो उनके कॉलेज के रूममेट थे, जहाँ कॉलेज में वो रहते थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि इस बुक में प्रिंट हुआ था। कौन सी बुक थी? कौन सा जर्नल था? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student. अब उनका आर्टिकल इतना इम्प्रेसिव था और इतना साइंटिफिक था कि ये जो जर्नल था इसमें सिर्फ साइंटिफिक आर्टिकल को ही वैल्यू दी जाती थी। तो ये एक बहुत फेमस और ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिलायबल जर्नल था। इसमें बहुत कुछ स्पेशल होता था और ट्रस्टवर्दी होता था, वही छपता था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कॉलेज स्टूडेंट के आर्टिकल को उसमें प्रिंट कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि आर्टिकल में कुछ ऐसा था जो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए।
In sports, that would be like making a big leagues at the age of 15 and hitting a home run for first time at ball. अब क्या है कि अगर वो कह रहे हैं कि मतलब ये उनकी इतनी बड़ी विक्ट्री थी कि उस जर्नल में उनका आर्टिकल प्रिंट होना, अगर उसे हम स्पोर्ट की लैंग्वेज में कहें तो एक लीग बनाना, मेकिंग अ बिग लीग मीन्स अ ग्रुप स्पोर्ट्स क्लब और टीम प्लेइंग द मैच अमंग देमसेल्फ एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग, कि आप 15 की एज में हैं और आप हिट कर रहे हैं अ होम रन फॉर फर्स्ट टाइम एट बैट। अब क्या होता है, जो सॉफ्ट बॉल होम रन में मीन्स बैट बॉल का ही गेम होता है ये। इसमें क्या होता है कि है ना, क्रिकेट की तरह नहीं खेला जाता है ये। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं, इसमें जैसे कि हमारी क्रिकेट में सिक्सर होता है, ऐसे ही होम रन होता है, एक विक्ट्री बनाना, हिट मारना। तो वो कह रहे हैं कि अगर स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो ये एक होम रन की तरह होगा। For Richard Albright, it was the first in a long strings of achievement in science and others field. अब ये रिचर्ड अब्राइट के लिए ये पहली बार था जो उनकी अचीवमेंट की जो एक लंबी श्रृंखला थी साइंस में और अदर फील्ड में। ऐसा नहीं था वो साइंस में एक्सपर्ट थे, वो अदर फील्ड में भी एक्सपर्ट थे। एंड इट ऑल स्टार्ट विथ बटरफ्लाई। अब यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि उनका जो साइंटिफिक करियर समझ लीजिए, साइंटिफिक लाइफ समझ लीजिए, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो बटरफ्लाई से स्टार्ट होती है। An only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there, he said. पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर, और रीडिंग उसका एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पर रिचर्ड एब्राइट की बर्थ हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि देयर वाज नॉट मच कुड आई डू, मतलब वहाँ पर वो एक सॉलिटेरी लोनली लाइफ स्पेंड कर रहे थे अपनी मदर के साथ। ऐसा कुछ खास नहीं था जो वो वहाँ कर सकते थे। I certainly couldn't play football and baseball with a team of one. अब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर ना तो फुटबॉल खेल सकता था और ना ही विद अ टीम ऑफ वन। अब वो बेसबॉल के लिए और फुटबॉल के लिए टीम चाहिए होती थी, वहाँ वो सिर्फ अकेले थे तो अकेले नहीं खेल सकते थे। टीम ऑफ वन मीन्स वो अलोन थे वहाँ पर। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्टिंग थिंग्स। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों को कलेक्ट करने की हैबिट होती है। कुछ लोग क्या होता है कि कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। तो उन्हें भी कलेक्टिंग में इंटरेस्ट था। वो जो यूनिक थिंग्स होती थी, रेयर थिंग्स होती थी, उन चीज़ों को वो कलेक्ट करते थे। बट क्योंकि वो वहाँ अकेले थे तो वो इस तरह से टीम प्ले नहीं कर पाते थे। So he did, and did he ever, beginning in the kindergarten. kindergarten ये केजी जो क्लास होती है उसमें जब वो थे तब की बात बताते हैं कि वो उन्होंने क्या किया। ये सारी चीज़ें जब ही की उन्होंने जब वो किंडरगार्टन में थे, केजी में थे। Albright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. मीन्स वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे, और ये भी उनकी एक विशेष एक्टिविटी में काउंट था। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स। वो क्या कलेक्ट करते थे? रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। रॉक्स क्या होते हैं? जो स्टोन होते हैं, पत्थर को कलेक्ट करते थे। फॉसिल्स मीन्स जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो उनके बॉडी के रिमेनिंग पार्ट बचे हुए होते हैं उनको। एंड कॉइन्स को कलेक्ट करते थे वो। एंड ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू। एस्ट्रोनॉमर भी थे वो, क्या करते थे?
सारी रात वो स्टार्स को देखते रहते थे। एंड सम टाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी पूरी रात स्पेंड कर देते थे वो स्टार को गेज करने में, उनको ऑब्जर्व करने में। उनकी क्यूरियोसिटी होती थी हर नई चीज़ को जानने की। आप देखेंगे छोटे बच्चे को भी ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। अगर उन्हें कोई टॉय खेलने के लिए दिया जाए तो एक लिमिट टाइम तक वो उसे खेलते हैं, और फिर उनके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि उसके पार्ट्स अलग करके देखा जाए, क्या चीज़ है जो उसे अंदर से चला रही है। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. अब वो कह रहे हैं जो उनकी क्यूरोसिटी है वो ड्राइविंग थी, मीन्स वो उनको ड्राइव करती थी, वो उनको आगे बढ़ाती थी। और वो ब्राइट माइंड के तो थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका आईक्यू लेवल हाई था, लेकिन उनकी जो हर चीज़ को जानने की जो जिज्ञासा थी वो उनको और आगे पहुंचाती थी कि वो पहले एक स्टेप को क्लियर करते थे, फिर उसके बाद कुछ और क्यूरियोसिटी बन जाती थी, वो इस तरह से उसको चेस करते करते कहीं और पहुंच जाते थे। ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी जो मदर थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो उनको उत्साहित करती थी सीखने के लिए। वो उनको कभी डिमोरलाइज नहीं करती थी, कभी उनको ऐसे नहीं डांटती थी कि तुम बेकार की चीज़ों में पड़े रहते हो। अगर आप आज देखें तो आज के पेरेंट्स में बहुत चेंजेस होगा। अगर कोई बच्चा बटरफ्लाई के पीछे पड़ेगा तो एक लिमिट के बाद वो पेरेंट्स उसको डांटना शुरू कर देंगे, या कोई स्टोन रखेगा। तो वहाँ उनकी मदर में बहुत ज़्यादा पेशेंस था। और ये देखने में आया है जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे उनकी मदर का रोल रहता है। वो उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं और उनको इंकरेज करती हैं। तो सेम उनके साथ भी था। ब्राइट की मदर भी बहुत अच्छी थी और वो उनको हेल्प करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पर लेकर जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, वो उन्हें टेलीस्कोप लेकर देती थी, माइक्रोस्कोप, कैमराज एंड माउंटिंग मटीरियल एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। अब वो क्या करती थी, वो उनको ट्रिप पर ले जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अब ब्राइट के माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, वो चीज़ों को जानना चाहता है, तो वो उसे सारी चीज़ दिखाना चाहती थी, उसकी नॉलेज देना चाहती थी। उसके साथ साथ उन्होंने उनको टेलीस्कोप दिया क्योंकि उन्हें स्टार्स के में ज़्यादा इंटरेस्ट था। माइक्रोस्कोप दिया उन्होंने उनको, कैमरा दिया, माउंटिंग मटीरियल मीन्स इन सारे इक्विपमेंट को खड़ा करने वाले जो स्टैंड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माउंटिंग मटीरियल। वो उनको माउंटिंग मटीरियल ला के देती थी और सारे इक्विपमेंट जो उनको रिक्वायर थे वो उन्हें प्रोवाइड कराती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उनकी मदर क्या कहती हैं कि मैं सिर्फ उसकी अकेली कंपेनियन थी, कंपेनियन मीन्स साथी थी, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। वो किसके बारे में बता रही हैं, ब्राइट के बारे में। एंड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगी तो उनके फ्रेंड्स को भी वो घर लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। अब वो क्या कह रही हैं, अब बच्चे जो हैं फ्रेंड्स उनके अगर आ रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 24 आवर्स रहेंगे। तो वो कह रही हैं जो रात में थे हम दोनों कुछ अलग करते थे साथ साथ। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। यहाँ पर रिची जो है रिचर्ड अब्राइड का निक नेम उनकी मदर बता रही हैं कि वो थर्ड ग्रेड में थे। थर्ड ग्रेड में थे मीन्स थर्ड क्लास में थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो मीन्स उनकी मम्मी और वो अकेले थे। तो वो उनकी मदर जो है उनको पूरी सपोर्ट करती थी और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उनको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती थी। शी एंड her son spent almost every evening at the dining room table. शी उनकी मदर और उनके बेटे रिचर्ड एब्राइट जो हैं ज़्यादातर क्या करते थे, पूरी शाम जो डाइनिंग रूम होता है जहाँ पर हम डिनर करते हैं उस टेबल पर ही स्पेंड कर देते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। ही लाइक इट एंड ही वॉन्टेड टू लर्न। अब उनकी मदर क्या कह रही थी, क्योंकि जैसे वो अकेले थे, उनके साथ कोई खेलने के लिए कंपेनियन नहीं था, तो उनकी मदर कहती थी कि अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। फिजिकल वर्क नहीं कराती थी, वो ऐसा नहीं था कि अपने कपड़े धुलवा रही हैं, बर्तन धुलवा रही हैं, डस्टिंग करा रही हैं, ऐसा कोई काम नहीं कराती थी वो उनसे। वो उनको लर्निंग के लिए कोई नया टास्क देती थी जिससे उनको उनकी क्यूरियोसिटी भी सेटिस्फाई हो, वो कुछ सीखें।
और वो कहती थी कि वो जो मैं काम उसको सीखने के लिए देती थी वो उसको बहुत पसंद करता था और जिसमें उसको इंटरेस्ट होता था, क्योंकि वो और ज़्यादा सीखना चाहते थे. And learn he did. He earned top grade in school. और लर्न उसने सीखा, वही काम किया उन्होंने, और उन्होंने वो इतना सीखा कि वो अपने स्कूल में टॉप ग्रेड पर आने लगे. एंड वन इवनिंग थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, हिज मदर सेड. ऑन एवरी डे, हर हर दिन जो है वो थिंग्स ऐसे ही करते थे जैसे कि दूसरे किड्स करते थे, ऐसा कुछ नहीं था. वो उसी तरह से लाइफ को स्पेंड कर रहे थे जब छोटे बच्चे थे वो. बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में आए, सेकेंड क्लास में आए, अ ब्राइड हैज़ कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. अब क्या कह रहे हैं कि जो उनके होम टाउन है जहाँ वो रीडिंग में रहते हैं, तो वहाँ पर 25 स्पेशीज़ ऑफ बटरफ्लाई पाई जाती हैं. तो वो सारी उन्होंने तब तक कलेक्ट कर ली थी. जितनी भी, आप अपनी बुक में भी ये चार्ट देख सकते हैं, जितनी स्पेशीज़ और सब स्पेशीज़ उनके होम टाउन में पाई जाती हैं वो उन्होंने कलेक्ट कर ली थी पेंसिल्वेनिया में. जब वो कब कौन सी क्लास में थे, जब वो सेकंड ग्रेड में थे. अभी वो सेकंड क्लास में ही हैं और उनकी क्यूरियोसिटी और उनका हार्ड वर्क देखिए कि उन्होंने सारी स्पेशीज़ अपनी कलेक्ट की हुई थी. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch's Ten. अब वो क्या कह रहे हैं कि उनका, अब उन्होंने, जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और हमने वो सारी चीज़ कलेक्ट कर ली, पा ली है, तो हमारी क्यूरियोसिटी उससे ख़त्म हो जाती है. ठीक है, वो हमें मिल जाती है. तो वो क्या कह रहे हैं, जो बटरफ्लाई को कलेक्ट करना था वो उनकी जो हैबिट थी, क्यूरियोसिटी थी, जो उनका पैशन था, वो लगभग ख़त्म होने वाला था. तभी उनकी मदर क्या करती हैं, वो उनके लिए एक बुक लेकर आती हैं जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10. मोनार्च इज़ अ वन ऑफ स्पेशीज़ ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की एक स्पेशी है मोनार्च. तो वो उससे रिलेटेड एक बुक लाती हैं जो बच्चों के पढ़ने के लिए है. तो वो उनके माइंड में और कुछ क्यूरस चलता है, कुछ और जानने की वो डिज़ायर रखते हैं. The book, which told how monarch butterfly migrate to Central America, opened the world of the science to the eager young collector. अब वो क्या कह रही हैं, यंग कलेक्टर कौन है, रिचर्ड एब्राइट. अब रिचर्ड एब्राइट ने जब वो बुक पढ़ी तो उसने उन्हें बताया कि कैसे जो मोनार्च बटरफ्लाई हैं वो मिग्रेट होती हैं सेंट्रल अमेरिका से. और इस क्वेश्चन ने, उस चीज़ ने उनको, उनके लिए एक वर्ल्ड, साइंस का वर्ल्ड उनके लिए खोल दिया और वो बहुत ज़्यादा एगर हो गए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. अब जो बुक थी, जब उन्होंने पूरी बुक पढ़ी तो उसके लास्ट में स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था कि वो जो रिसर्च के लिए, कि बटरफ्लाई के मिग्रेशन से रिगार्डिंग, they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Yorkharts of University of Toronto, Canada. अब टोरंटो में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. अब वहाँ पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर फेडरिक ए यूर्कहार्ट्स. अब वो क्या थे, डॉक्टर ने ये लिखी थी बुक. उन्होंने लास्ट में अपनी बुक के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, रिसर्च के लिए, अपने जो रीडर्स हैं उनमें कुछ लिखा हुआ था और उन्होंने कहा था कि आप उस पर कैसा रिसर्च कर सकते हैं कि आप उसको टैग करें. टैग करें मीन्स एक स्टिकर लगाएं उस पर, जो आप डिफरेंट बटरफ्लाई कलेक्ट करते हैं, और वो देखें वो कैसे मिग्रेट कहाँ होती हैं, या वो लौट कर कब आती हैं, आपको उस एरिया में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं. Abright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Abright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. अब क्या हुआ कि उन्होंने, उनकी मदर ने डॉक्टर योर्कहार्ट को लिखा, एब्राइट की मदर ने, और फिर वो क्या करने लगी, वो भी टैग करने लगी उनके विंग्स पर मोनार्च के. एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर
यूकहार्ट। अब जिसको भी वो टैग्स मिलते थे वो डॉक्टर यूकहार्ट को टैग्स सेंड करने के लिए कहा गया था उस बुक में। The butterfly collecting seasons around reading last 6 week in last summer। अब ये होता है कि उसका भी हर चीज़ का सीज़न होता है, तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो रीडिंग प्लेस जहाँ पर वो रहते थे 6 वीक का एक सेशन होता था समर के लास्ट में। तो वहाँ उस टाइम वो बटरफ्लाइज वहाँ पर बहुत आती थी जिसको कलेक्ट किया जाता था। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वुडंट कैच वेरी मैनी। चेस करना, पीछा करना। अब अगर तुम उनका पीछा करते हो तो तुम एक एक करके बहुत सारी कैच नहीं कर सकते। मीन्स वो कह रहे हैं कि एक एक करके नहीं पकड़ी जा सकती अगर हम अलग टाइम में करें। तो यहाँ पर उनका एक चार्ट दिया हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि किस किस टाइम में उन्होंने विद इन 6 वीक अपना क्या कलेक्शन किया, कितनी बटरफ्लाइज किस स्पेशीज़ की उन्होंने कलेक्ट की। So the next step for Albright was to raise a flock of butterfly। यहाँ पर collective noun यूज हो रहा है, flock of butterflies means group। तो उन्होंने क्या करा, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था? He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillars to pupa टू एडल्ट बटरफ्लाई। अब उन्होंने क्या किया, जो फीमेल मोनार्क हैं उन्होंने उसको क्या किया, अपने बेसमेंट में रखा। बेसमेंट में उसने उनके मतलब उसके एग्स लिए, फिर देखा कि बेसमेंट में उसको लाइफ साइकिल को रिसर्च की उसकी कि कैसे एग से कैटरपिलर बनते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपा से कैसे एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो यहाँ पर ये साइकिल दिखाया गया है। पहले ये एग दिखाया गया है, फिर उसके बाद कैटरपिलर्स है, फिर प्यूपा है और फिर यंग बटरफ्लाई एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो। अब उसके बाद क्या करते थे, जब वो बड़ी हो जाती थी बटरफ्लाई तो उसके विंग्स पर वो टैग कर देते थे, अपना स्टिकर लगा देते थे। एंड फॉर सेवरल ईयर हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और कई सालों तक उनके बेसमेंट में मोनार्च जो बटरफ्लाईज थी वो उनकी थाउजेंड्स की कंडीशन में, बहुत सारी हज़ारों जो बटरफ्लाइज थी उनके बेसमेंट में थी और उनकी अलग अलग स्टेज को, जो उनकी डेवलपमेंट्स की स्टेज हैं उसको वो ऑब्जर्व करते थे। इवेंचुअली आई बिगन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बटरफ्लाई को टैग करने का जो काम है उसमें उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। लॉस इंटरेस्ट। इट्स टीडियस, टीडियस मीन्स थका देने वाला। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। एब्राइट कहने लगी उसके बाद कुछ मुझे खास फीडबैक नहीं मिला, कई साल तक मैं ये काम करता रहा। मीन्स ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्टडी ख़त्म करके बस वो बटरफ्लाई के पीछे भागे हुए थे, वो अपनी स्टडी के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था वो उसके ऊपर फोकस करते थे, लेकिन वो चीज़ अब उन्हें थोड़ा सा बोर करने लगी। In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than the 75 miles from where I live. अब वो कह रहे हैं ऑल द टाइम आई डिड, मैंने कितने लंबे टाइम तक इनको टैग किया, इतनी हज़ारों बटरफ्लाइज को टैग किया। और फिर वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि ओनली 2 बटरफ्लाइज जो मैंने टैग की थी मैं रिकैप्चर कर पाया। और वो रिकैप्चर कहाँ हुआ, मेरे जो होम टाउन है जहाँ वो रह रहे थे रीडिंग में, पेंसिल्वेनिया के, उससे 75 मील्स की दूरी के अंदर ही वो उन्हें 2 मिली। Then in the seventh grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। अब क्या होता है, काउंटी कहते हैं जो रीजनल होता है, मीन्स जो प्रांतीय होता है। तो अभी वो 7th ग्रेड में थे, मीन्स 7th क्लास में थे। अब उन्हें एक हिंट मिलता है कि साइंस, व्हाट द रियल साइंस, साइंस क्या है। जब एक साइंस फेयर होता है उनके प्रांत में और वो उसमें जो है अपना कुछ शो करने के लिए एज ए पार्टिसिपेंट जाते हैं और फाइनली वो लॉस कर जाते हैं, हार जाते हैं। मीन्स दिस इज़ द फैक्ट, द फेलियर इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। किसी चीज़ में अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से हमारी
जो सक्सेस है वो स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जब पहली बार उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में अपना शो करना था, अपना साइंटिफिक थिंग, वहाँ पर वो हार जाते हैं और वो बहुत बुरी उनकी लॉस होती है, हार होती है। स्टूडेंट, अभी हम ये स्टार्टिंग में हमने यही देखा कि एब्राइट का चाइल्डहुड कैसा था। अभी वो छोटे बच्चे ही हैं और उन्होंने कितने सारे अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए हैं, कैसे कलेक्शन करते थे। इन द पार्ट ऑफ सेकेंड of this chapter we will study that how they research of different thing and how they won the prizes. Thank you students, have a good day, bye bye.